हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। पिछली वीडियो में हमने डेसिमल सिस्टम के कन्वर्जन यानी कि किलो, हेक्टो, डेका, डेसी ये आपस में इंटरचेंज करके उसको कन्वर्ट करना सिखाया था, है ना? तो इस वीडियो में हम डेसिमल सिस्टम के प्रकार यानी कि डेसिमल के प्रकार क्या होते हैं दशमलव, जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव और दशमलव संख्याओं को भिन्न में चेंज करना, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और 30 बहुत ज़बरदस्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि नए पैटर्न पर आधारित होंगे, जैसे कि कथन, करण और कुट पर आधारित। तो बिल्कुल नए तरीके से एकदम फ्रेश आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उससे पहले आप ये पूरा थ्योरी समझिए। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना स्किप किए आप पूरा देखिए ताकि आप डेसिमल सिस्टम से आपका कोई भी नंबर ना छूटे। तो चलिए पहले इसका डिटेल्ड थ्योरी हम समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है देखिए, दशमलव प्रणाली का परिचय जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने सिखाया था। दशमलव प्रणाली क्या होता है? 10 के आधार पर आधारित एक स्थान मान प्रणाली है। इसमें संख्या के पूर्ण भाग यानी कि होल नंबर पार्ट और भिन्न भाग फ्रैक्शन पार्ट को एक बिंदु द्वारा अलग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु के बाईं ओर जाने पर प्रत्येक स्थान का मान 10 गुना बढ़ते जाता है। पता है आपको? 10 का घात 0, फिर 10 का घात 1, 2 इस तरीके से। तथा दाईं ओर जाने पर यानी कि दशमलव के दाईं ओर जाने पर 10 गुना क्या होता है? घट जाता है। 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 543.268, तो इसको देखकर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए 543.268 में सबसे पहले देखते हैं सैकड़ा। तो 5 गुणा 100 यानी कि सैकड़े में 100 का गुणा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमको बचपन से ही ये सिखा दिया गया था, है ना? उसके बाद उसका जाति मान फेस वैल्यू अगर पूछे तो क्या बताएंगे? सीधा 5। और स्थानीय मान क्या होगा उसका? 500। ठीक है। दहाई में क्या होता है? दहाई में 10 का गुणा होता है। जैसे 4 का आपको दहाई मान पूछे टेंस, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। और फेस वैल्यू पूछेगा तो सीधा 4 ही बताना है। ठीक है। जातीय मान इकाई में क्या होता है? 1 का गुणा होता है तो 3 होगा और फेस वैल्यू भी 3 होगा। तो इकाई में सेम होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब देखते हैं 10वां। अब नीचे आएँगे दशमलव के दाईं ओर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 10 से हमको डिवाइड करना रहता है। तो अगर हमको पूछे कि जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है उसका मान क्या होगा? तो 2 को क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 0.2। लेकिन जातीय मान क्या होगा उसका? यानी कि फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। ठीक है। अब आते हैं 100 यानी कि 100वां, तो उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मिल जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हज़ारवां। ठीक है। तो हज़ारवां में क्या होगा? हज़ारवें के लिए हम क्या करेंगे? 8 का जैसे निकालना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.008 और फेस वैल्यू 8 ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं दशमलव के प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल। सबसे पहला होता है शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? ध्यान से समझिए। ऐसे दशमलव जिनका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिनिश हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। हिंदी में कहें तो शांत दशमलव यानी कि डिवाइड करते-करते वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। इसका एक शर्त है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसी के आधार पे आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। जैसे कि शर्त क्या है? P/Q के हर यानी कि Q जो नीचे में रहता है कि अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो अभाज्य गुणन में क्या होना चाहिए? 2n मल्टीप्लाई 5 का पावर m। 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर m के रूप में अगर वो डिवाइड हो जाता है ना? अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, तब की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ये बता पाएँगे कि वह क्या है? शांत दशमलव है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पे 3/8 है, ठीक है? तो 3/8 है ना? तो 3 तो है ऊपर में, लेकिन 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का घात 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 का घात 3 गुणा 5 का घात 0, जिस भी संख्या का घात 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 2 का घात 3 होता है 8, तो 8 एकम 8, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इस 8 को इस तरीके से फॉर्म में जमा लिया। 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर m जो भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0.375 खत्म हो जाएगा 5 के बाद, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? शांत दशमलव। चलिए अब समझते हैं अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मतलब ये अशांत भी है और आवर्ती भी है, यानी कि बार-बार रिपीट होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की बार-बार पुनरावृत्ति होती है। ये परिमेय संख्याएँ होती हैं। क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याएँ होती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 0.333, ठीक है? तो
ये 3 डैश डैश है, मतलब 3 रिपीट ही होता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को 1 लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है? तो 0.3 बार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है? यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 0.333 ये मिलने वाला है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 0.142857 फिर आ गया 142857, तो ये जो है, ये जो 142857 ये बार-बार क्या होता रहेगा, रिपीट होते रहेगा। इसी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है। तो ये क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है? चलिए अब हम अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को समझते हैं। ये क्या होता है, ये जो अंक होते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं और ना ही कोई पैटर्न दोहराया जाता है, ठीक है? पहले वाले में क्या होता है, पैटर्न दोहराया जा रहा था, है ना? रिकरिंग था, लेकिन ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। और जो रिकरिंग होती हैं, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं। बस यही मेन डिफ़रेंस है, इसी को हमको ध्यान रखना है। जैसे कि रूट वाला वैल्यू कोई भी नंबर होता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4142136 इस तरीके से। जैसे पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.1415926, ये बढ़ते ही जाता है, कभी फिनिश नहीं होता। चलिए अब समझते हैं आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ट्रिक्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करके रखना है, ठीक है? देखिए शुद्ध आवर्त दशमलव के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे फ्रैक्शन लाना है हमको, कोई भी दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो भी नंबर जिसमें बार लगा हुआ है उसको डिवाइड करना है, जितने अंकों पर बार लगा है उतने ही 9 लिखकर, ठीक है? जैसे यहाँ पे उदाहरण है 0.7 है, 7 पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, 7 पे बार लगा है, एक ही संख्या है ना, तो उस 7 को इस तरीके से लिख लेंगे और कितनी संख्याओं में बार लगा है, एक ही संख्या में बार लगा है, तो एक ही 9 इस तरीके से। ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अब जैसे यहाँ पे 0.35 है, इस पे बार है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे बार नहीं लिखा था, है ना? तो 0.35 का बार लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 35 को लिख लेंगे, क्योंकि 35 दोनों में क्या लगा हुआ है, बार। तो पूरे 35 को लिखेंगे और कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं पे, 5 और 3, तो 2 ठो 9 नीचे लिख लेंगे। इस तरीके से होता है चेंज करने का ये तरीका, पहला ट्रिक, ठीक है? देखिए यहाँ पे दूसरा नियम है या ट्रिक है, उसको समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 0.183 है, तो यहाँ पे पूरे नंबर पे बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद 183 है, तो ये जो नियम है ना? ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये नियम किसके ऊपर लागू होगा? दशमलव की बाद वाली संख्याओं के ऊपर ही लागू होता है, ठीक है? दशमलव के पहले जो पूर्णांक संख्या है उस पर नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 0.183 है और 3 के ऊपर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है, दशमलव के बाद 183 यानी कि 183 यही है ना? तो उसके बाद लिखा है बिना आवर्त वाली संख्या को उसमें क्या करना है, घटाना है। तो किसमें आवर्त नहीं लगा है, 18 में, तो 18 को क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से घटा देंगे, फिर बटा आएगा, ठीक है? उसके बाद बोला है भाग देना है, तो इसलिए बटा कर दिए। उसके बाद बोला जितने अंकों पर बार उतने 9, तो कितने अंकों पर बार है, एक ही अंक पे बार है, 3 पे है ना, तो एक क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद लिखा है जितने बिना बार वाले हैं उतना 0 लगाना है, तो इसमें कितने में बार नहीं लगा है, जितनी संख्या में, जैसे 1 और 8 2 संख्या में बार नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, 2 0 लगाएँगे। बस इसको एक बार प्रैक्टिस करने की देरी है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से क्या होंगे, बन जाएँगे। तो 183 में 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा और नीचे में क्या है, 900 इस तरीके से, है ना? अब इसको चाहें तो और कटा सकते हैं ऊपर और नीचे को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए उदाहरण 2 में, यहाँ पे 2.35 है और 5 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो 2 तो पूर्णांक संख्या है, उससे हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बोला दशमलव की बाद वाली संख्याओं पे ये ट्रिक लागू होता है। तो 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस करके, ठीक है? अब देखिए 3, 5 और 5 के ऊपर बार लगा है, तो टोटल कितना संख्या है, 35, तो यहाँ पे 35 लिख लीजिए, दशमलव के बाद कुल संख्या 35 है, 35 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस करते हैं, किसको? बिना आवर्त वाली संख्या, जिसमें बार नहीं लगा है, तो किसमें बार नहीं लगा है, 3 में। उसके बाद बटा करते हैं,
बटा के नीचे क्या लिखेंगे 9, लेकिन कितना 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं में बार लगा है उतना, तो एक ही संख्या पे बार लगा है तो एक ही 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं 0, तो 0 कैसे लगाते हैं, जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा है उतना 0, तो 3 पे नहीं लगा है बार तो एक ही 0 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको 2 प्लस 35 में 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 और ये है नीचे में 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको 2 से घटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो 2 सही 16/45 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, उसको आगे हल करेंगे तो 106/45 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो 2 ट्रिक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, दशमलव से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ हैं, यानी कि पैथोलॉजी एंड मिसकॉन्सेप्शन, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, लंबी संख्या बड़ी संख्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा भ्रम है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है। छात्र सोचते हैं कि 0.375 बड़ा होता है 0.5 से, ऐसा सोचते हैं हम, है ना? क्योंकि 375 बड़ा होता है 5 से, ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है, उसको हम ध्यान नहीं देते। इसका निवारण क्या है, देखिए 10/10 ग्रिड पेपर या स्थानीय मान तालिका द्वारा मॉडल बनाकर भी इसको समझ सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, 0.375 छोटा होता है 0.5 से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए शून्य का भ्रम। छात्र सोचते हैं कि 0.50 और 0.5 अलग हैं, है ना? या 0.05 व 0.5 बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 0.50 और ये 0.5 ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि 5 के बाद आप 0 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये है 0.05, ये छोटा होता है और 0.5 इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, तो ये 50 है और ये 5 है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। अब देखते हैं गुणा एवं भाग में भ्रांति क्या है। भ्रांति, गुणा करने पर संख्या हमेशा बढ़ती है और भाग देने पर हमेशा घटती है। ये क्या है, हमारा भ्रांति है, हर बार ऐसा नियम लागू नहीं होता। देखिए, 1 से छोटी दशमलव संख्या से गुणा करने पर मान क्या होता है, घटता है। जैसे ये 10 है और 1 से छोटी 0.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका वैल्यू घट गया ना, और भाग करने पर मान बढ़ता है। जैसे कि 10 को आप 0.5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, कैसे, देखिए ये 10 हो गया, 0.5 से भाग देंगे तो 0.5 को पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट हट गया, अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ गया। तो 10 का वैल्यू क्या हो गया, 10 को जब हम 0.5 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर वैल्यू बढ़ रहा है। तो दशमलव की सिचुएशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, गुणा करने पर घटेगा वैल्यू, है ना? एक से छोटी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे और एक से छोटी संख्या से भाग करेंगे तो ठीक अपोजिट होता है। चलिए अब हम 30 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कथन, कारण और कूट पर आधारित हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन 1 कथन एवं कारण पर आधारित है। कथन पहला क्या कहता है, 0.333 एक परिमेय संख्या है। क्या कहता है, 0.333 एक परिमेय संख्या है। और उसका कारण को समझते हैं। प्रत्येक अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। कथन ए और कथन आर मैंने थ्योरी में भी ये बताया था, है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन परिमेय है, कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, कथन ए है, भिन्न 7/40 का दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है। कारण, यदि किसी, इसका कारण समझते हैं, यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनफल 2n × 5m के रूप में हो तो उसका दशमलव क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए देखते हैं, 40 को हम 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जैसे 40 है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये 8 × 5 लिख सकता हूँ। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 × 5, 5 का पावर क्या होता है, m। तो ये हमने लिखते हैं 2 का पावर n × 5 का पावर m, ये 3 है और ये 1। तो इस तरीके से हमने कर लिया, है ना, इस फॉर्म में दर्शा दिया। मतलब ये है कि ये क्या है, दशमलव क्या है, शांत का प्रकार का है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, कथन ए है, 0.5 का मान 0.5000 के बराबर होता है। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कारण देखते हैं, दशमलव बिंदु के बाद सबसे दाईं ओर
यहाँ पे देखिए सबसे दाईं ओर शून्य जोड़ने या हटाने से दशमलव संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता। ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है ना? तो क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 का कथन है किसी संख्या को 0.1 से भाग देने पर प्राप्त परिणाम मूल संख्या से छोटा होता है। अभी-अभी हमने पढ़ा था कि 1 से छोटी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है ना? लेकिन ये क्या बोला है, छोटा होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? कारण देखते हैं, कारण आर किसी भी धनात्मक संख्या को 1 से छोटी धनात्मक संख्या से भाग देने पर भागफल मूल संख्या से बड़ा होता है, ये सत्य है ना? अभी-अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर क्या है, सत्य है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 का कथन पहला है संख्या पाई एक दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। पाई के बारे में बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ये बिल्कुल सत्य है। कारण आर देखिए, पाई एक परिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 के पूर्णतः बराबर होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 के पूर्णतः बराबर नहीं होता बल्कि सन्निकट मान होता है 3.14 है ना, ये और आगे बढ़ते जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का, सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कथन क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 0.06 होता है, ये बिल्कुल सत्य है ना? कारण देखिए, दो दशमलव संख्याओं का गुणा करते समय कुल दशमलव स्थानों की संख्या दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों के योग के बराबर होती है, ये भी सत्य है ना? तो क्वेश्चन 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कथन ए संख्या 0.9, ये बार लगा हुआ है यहाँ पे, का मान 1 के बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए बार लगा हुआ है, सबसे पहले तो 9 को लिखेंगे जिस पर बार लगा हुआ है ना? तो कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, एक ही संख्या पे, तो एक ही 9 लिखेंगे, 9/9 हो जाएगा, इसका वैल्यू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये तो सत्य है। उसके बाद देखिए कारण है ना, कारण में क्या बोला है, 0.9 बार और 1 के बीच कोई भी परिमेय संख्या अस्तित्व में नहीं है, ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो क्वेश्चन 7 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 8 में कहा गया है, पहला कथन है प्राथमिक स्तर के छात्र प्रायः 0.45 को 0.5 से बड़ा मानते हैं। सही बात है ना, मानते हैं इसको, तो ये तो कथन सत्य है। कारण है छात्र पूर्ण संख्याओं के ज्ञान 45 इज ग्रेटर देन 5 को दशमलव संख्याओं पर विस्तारित कर देते हैं, ये भी सत्य है। इसी को उन लोग उस पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसलिए ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है ना? तो 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 भी क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, 0.6 बार लगा हुआ है प्लस 0.3 के ऊपर भी बार लगा हुआ है इज इक्वल टू 1, है ना? ये सत्य कि नहीं देखते हैं। चलिए अगर 0.6 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.666 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.333 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 0.999 आएगा। तो 0.9 का बार, तो अभी-अभी हमने देखा है 0.9 का बार का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू 7/9 होगी, कैसे होगी, ये हो गया 0.7, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जिस संख्या पे बार लगा हुआ था उस संख्या को पहले हमको लिखना होता है, ठीक है, 7 हो गया, और जितने बार लगे हैं उतने 9 लिखते हैं, तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक ही 9, तो ये 7/9 ये भी सत्य है। उसके बाद यहाँ पे 0.12 बार, तो इसका वैल्यू 11/90 है, तो ये कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे 0.12 बार है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 को लिखते हैं और जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या लिखते हैं, 9, जितनी संख्याओं में बार लगा है उतने 9, तो एक ही संख्या में बार लगा है तो एक ही 9, और यहाँ पे लगाते हैं 0, जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उतना 0, तो एक ही संख्या है जिसमें बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 12 में 1 घटा है तो 11/90, है ना? तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 क्या है, सभी इसके सही है। चलिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं। सूची मिलान है, इसको मिलाना है हमको, तो 0.75 किससे होगा, 0.75 को मिलाने से पहले आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो ये हो गया 0.75,
तो इसको जैसे दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 है ना, तो यहाँ पे 25 थी 75, 25 चौक 100 3/4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 है ना। उसके बाद 0.4 जो है बार है तो 4/9 हो जाएगा, इससे इससे मिला देंगे। 0.125 है और उसके बाद 0.23, तो 0.23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.23 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ये मिल जाएगा इससे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। और एक बच गया 0.125, तो सी का मिल जाएगा 4 से, तो सी का 4 से, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन 11 कूट आधारित प्रश्न, शांत दशमलव प्रसार वाली भिन्नों की पहचान कीजिए। कैसे पहचान करेंगे, हमको जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर उसको 2 × 5 के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 80, 7/80, तो 80 को हमने अभी अभी लिखा था 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर m में, है ना, तो क्या लिखा था हमने 8 मल्टीप्लाई 5, 5 अट्ठे 40 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, है ना, तो ये हो गया 5 अट्ठे 40, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो है, क्या है ये, शांत दशमलव है, यानी कि तीसरा शांत दशमलव है। और एक है ये 13, 125, 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 का घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। और रही बात 2 का, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 0, है ना, तो इस तरीके से इसको भी हमने लिख लिया। प्रश्न 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न 12 को देखते हैं। प्रश्न 12 में कहा गया है दशमलव संख्याओं ए का वैल्यू है 0.4, बी का वैल्यू है 0.44 और सी का वैल्यू है 0.404, डी का वैल्यू है 0.044 के संबंध में विचार कीजिए। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि बी सबसे बड़ा है, बी यानी कि 0.44, ठीक है, सबसे बड़ा है बोला गया है। उसके बाद देखिए उससे छोटा कौन है बोला है सी, तो सी को देखते हैं छोटा है कि नहीं, ये है ना, तो ये 0.404, ठीक है, ये भी छोटा है, ये 44 है, फिर ये 40 है, इस तरीके से, है ना, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कहा गया है ए उससे छोटा है, ए कहाँ है देखिए 0.4, 0.4 ये भी सही है क्योंकि 40 है और ये सिर्फ 4 है, समझिए, तो ये हो गया। अब इससे छोटा कौन है जो लास्ट बच गया, यानी कि डी, डी कौन है ये 0.044, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या डी है, ये सबसे छोटी है, सही बात है, ये भी सही है। ए और बी का योग 0.84 है, ए और बी, तो ए का है 0.4 और बी कितना है 0.44, 0.44, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो 12वां का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 13 को देखते हैं, दशमलव शिक्षण के संदर्भ में कौन से शिक्षण शास्त्रीय उपकरण यानी कि पेडालॉजिकल टूल्स उपयुक्त हैं। तो 10 × 10 पेपर ग्रिड ये भी यूज़ करते हैं, संख्या रेखा ये भी यूज़ करते हैं, डीएनएस ब्लॉक ये भी यूज़ करते हैं, तीनों क्या है सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 1 2 और 3 सभी। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं, बहुत ही ईजी है। इसमें कहा गया है सूची मिलान करना है, संख्या है हमारा 556.789, ठीक है। तो यहाँ पे सूची है, पहला है 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 50 होगा, ठीक है। उसके बाद 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे 7 है तो 7 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.7 आना चाहिए, ये 7/10 आएगा, ठीक है। 8, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, और 9, 9 का क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से, है ना। तो प्रश्न 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा गया है अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल की विशेषता पर ये संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती, बिल्कुल सत्य है, थ्योरी में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल गलत है, इनको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है ना। अगर इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता तो ये क्या होती, परिमेय संख्याएं होती। उसके बाद देखते हैं ये इनका वर्गमूल हमेशा एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल गलत है। रूट वैल्यू में जो भी संख्याएं रहती हैं वही क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं, ठीक है। तो इसको वो वर्गमूल का जो इनका वर्गमूल है उसको पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया है, 574.372 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो पहला 7 का क्या है, देखिए यहाँ पे जो पहला 7 है इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70, और यहाँ पे जो 7 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इसके बाद हम लगा देंगे 0 0, और यहाँ पे जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.07, क्या हो जाएगा 0.07, ये दशमलव है, ठीक है ये। तो हमको इसको घटाना है, तो यहाँ पे देखिए 0 है, 0 से 7 घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 7 गया क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा,
ठीक है? और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 को नीचे उतारेंगे इस तरीके से और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 69.93। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 69.93 ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 7 को करते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया 0.3 सब में बार लगा हुआ है प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 का बार प्लस 0.8 का बार का मान साधारण भिन्न में क्या होगा? देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, है ना? 0.3 का बार है तो ये सीधा मैंने आपको जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा प्लस 0.6 का बार क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8/9। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। देखिए 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, है ना? तो 24 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूने 18, 24 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा 6, यानी कि 2 सही 6/9। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 सही 6/9 ऑप्शन सी है। देखिए ऑप्शन सी 2 सही 6/9। चलिए प्रश्न 18 को समझते हैं। प्रश्न 18 में देखिए थोड़ा-सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है? तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया था उसी का इस्तेमाल करना है। तो दशमलव के पहले जो संख्या है उसको चुपचाप इस तरीके से लिखेंगे प्लस करके और 1300 क्या है 45 है। तो 1345 ऊपर में इस तरीके से आप लिख लेंगे, है ना? 1345 लिखने के बाद इसमें घटाना पड़ता है। किसको घटाते हैं? जिसमें बार नहीं लगा है। तो किसमें नहीं लगा है? 13 को। तो 13 को लिखेंगे इस तरीके से। बटा करके नीचे में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। कितनी बार 9 लिखेंगे? जितनी संख्याओं में बार लगा है। तो 2 संख्या में लगा है बार, 4 और 5। तो 2 ठो क्या लिखेंगे? 9। उसके बाद लगाते हैं 0। 0 कितने लगाएँगे? जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है उतनी 0 लगाएँगे। जैसे 2 संख्या 1 और 3, 2 संख्याओं में बार नहीं लगा है तो 2 0। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 प्लस 1345 में 13 घटाएँगे तो कितना बचेगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 45 में 13 घटा देंगे तो ये बचेगा 3 2, है ना? 1300 1300 क्या हो गया 32/99। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1332/99 को हम 36 से कटा सकते हैं। 36 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 37 और नीचे आएगा 275। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 275। तो अब यहाँ इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये हो गया, ऊपर में आ गया 37 और नीचे में आ गया 275, ठीक है? अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 275 तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10 का शून्य हासिल 1 2 सत्ते 14 15 का 5 हासिल 1 2 3 4 1 5 550 और ऊपर में क्या है 37 और नीचे में तो 275 ही रहेगा, ठीक है? तो 550 और 37 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 587। कितना आ जाएगा 587/275, ठीक है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 587/275 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 19 को समझते हैं। क्वेश्चन 19 में 0.000625 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। हमको सभी को पता है 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद कितने हैं? 6 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे हम? ठीक 3 डिजिट के बाद इसमें क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा यानी कि 0.25 0.025 हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 में 0.36 मल्टीप्लाई 0.27 अपॉन 0.009 मल्टीप्लाई 0.03 है। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा देखते हैं। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 0.27 अपॉन यहाँ पे है 0.009, ठीक है? उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई 0.03। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याओं से पहले दशमलव है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूने 6 यहाँ पे आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ गया। अब यहाँ पे 0.27 है और नीचे में है 0.009। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ऊपर में 27 है और नीचे में क्या है 9 है। तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, तो ऊपर में क्या करेंगे 3 डिजिट 3 ज़ीरो वाला यानी कि 1000 से गुणा करेंगे और ऊपर में दशमलव के बाद 2 संख्याएँ हैं 27 तो नीचे में 100 का गुणा करेंगे। तो 2 ज़ीरो ऊपर कैंसिल, 2 ज़ीरो नीचे कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 तो 12 तिया 36 और 36 दाहम कितना हो जाएगा 360। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 360 ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 21 को करते हैं। क्वेश्चन 21 में बोला 3.89 बार माइनस
2.53 का बार, तो दोनों को माइनस करना है। देखिए यहाँ पे है 3.89, तो 999 लिख सकते हैं, है ना? बढ़ते ही जाएगा। और उसके बाद नीचे में है 2.53, तो ये 3 बढ़ते ही जाएगा इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, देखिए जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, 9 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, 6, 6, है ना? और 8 में 5 जब हम घटाएँगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पे दशमलव है के बाद जो पहले जो संख्या है तो इसको घटाएँगे तो ये, तो 1.36 का बार हो जाएगा, तो 1.36 का क्या हो जाएगा, बार। तो 1.3666, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 22 को देखते हैं। संख्याओं 0.5, 0.05, 0.55, 0.055 को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ठीक है? तो सबसे छोटा कौन है उसको हम देखते हैं। ठीक है? सबसे छोटा कौन है, 0.05, सबसे छोटा कौन है, 0.05। ठीक है? उसके बाद कौन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.05। उसके उससे बड़ा कौन है, 0.055। ठीक है? इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और 0.055 से बड़ा कौन है, 0.5, 0.5, और इससे बड़ा हो जाएगा 0.55। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में कहा गया है कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 इज इक्वल टू 0.6 लिखता है। छात्र की इस त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? छात्र को गुणा की सारणी टेबल याद नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। उसको याद है तभी 2 तिया 6 किया है ना? छात्र दशमलव बिंदु के स्थान निर्धारण के नियम को नहीं समझता है, ये बिल्कुल सही है, उसको दशमलव लगाना नहीं आता। छात्र बेपरवाह, ये भी गलत। और छात्र जोड़ और गुणा में भ्रमित हो रहा है, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है इसका, क्वेश्चन 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 को समझते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में दशमलव की अवधारणा सिखाने का सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम क्या होना चाहिए? दशमलव सिखा रहे हैं तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? ठीक है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना? तो सबसे पहले हम दशमलव सिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मूर्त वस्तुओं डीएन्स ब्लॉक द्वारा प्रदर्शन, ये हो जाएगा। सबसे पहले 2 का है ना, 2 वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रिड पेपर का सहायता लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम तालिका का स्थानीय मान तालिका बनाकर दिखाएँगे, यानी कि ये पहला हो जाएगा, पहला। और उसके बाद लास्ट में दशमलव का प्रतीकात्मक लेखन कराएँगे, तो ये 3 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया 2, 4, 1, 3, तो कौन-सा है हमारा सही ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 25 में देखते हैं। 45.6789 को दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट मान रखने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, जब भी हम दशमलव के 2 अंकों तक लेते हैं, तो जो दूसरा अंक होता है उसके बाद अगर उससे कोई बड़ी संख्या यानी कि 5 से बड़ी संख्याएँ होती हैं आती हैं, तो उसको क्या करते हैं, 1 बढ़ाना पड़ता है ना? 1 बढ़ाना पड़ता है, मतलब ये 7 क्या हो जाएगा, 8, तो 45.68 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को समझते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 26 में 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब है, डिवाइड करना है उसको। 0.2 के क्यूब प्लस 0.04 के क्यूब से, ज़बरदस्त सवाल है, इसको देखिए, है ना? 0.1 का क्यूब क्या होगा? 0.1 क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001, ठीक है? अब इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 0.02, तो उसका क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दशमलव के बाद कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है? इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 0.2 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 0.008, है ना? गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 0.04 का क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे होगा दशमलव के बाद 6 संख्याएँ, तो 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 64, इस तरीके से। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 और ये हो जाएगा 008, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 008 और ये हो जाएगा 064, ठीक है? अब ऊपर में देखिए दशमलव के बाद भी उतनी ही संख्या है, नीचे में भी दशमलव के बाद भी उतनी ही संख्याएँ हैं। तो ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये हो जाएगा 1008 बटा 8064, तो 1008 एक कम 1008 और इसको 8, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? अब 1/8 को जब सॉल्व करेंगे यानी कि 1 को 8 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है? तो इसको इस तरीके से समझिए आप। तो 8 शून्य में क्या होता है? शून्य, 1 बचा, दशमलव है 10, 8 एकम 8, है ना? तो क्या बचा? 2 बचा, 20 हो जाएगा, दशमलव लगा हुआ है तो।
तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, दशमलव के बाद 0.125, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 0.125 ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 3/5, 4/7, 8/9, 7/11। बिल्कुल आसानी से हम इसको सिंपल सा पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ले लेते हैं। जैसे कि ये 3 है, तो ये 3/5 है, तो 5 से डिवाइड करिए उसको, तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा, फिर 5 छक्के 30, इतना 0.6 आ गया। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, है ना? ये हो गया। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एक बार 0 लेना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाएँगे तो 80 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, 0.8 आ गया। और 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, फिर पॉइंट लगाएँगे तो 70 हो जाएगा, तो 11 छक्के 66, 11 सत्ते से 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 छक्के 66। इसको दशमलव के 1 अंक और तक ले लेते हैं, ठीक है? तो 11 छक्के 66, 70 में 66 घटाएँगे तो 4 बचेगा, है ना? 40 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 तिया 33। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये तो 0.6 है, 0.5 है, 0.8 है और ये है 0.63, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है? 0.8, यानी कि 0.8 किसमें से आया था? 8/9, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8/9। चलिए क्वेश्चन 28 को देखते हैं। इसमें 0.477 7 के ऊपर लगा है बार, तो P/Q के रूप में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, 47 है टोटल, तो 47 को लिखेंगे और इसमें घटाएँगे, किसको घटाएँगे? जिस संख्या में बार नहीं लगा है, तो किसमें नहीं लगा है? 4 में, ठीक है? फिर अपॉन करते हैं, अपॉन में क्या लिखते हैं? 9, कितनी बार 9 लिखेंगे? जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी, तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक ही 9, और उसके बाद लगाते हैं 0, 0 कितना लगाएँगे? तो जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है, जैसे 4, एक ही संख्या में बार नहीं लगा है तो एक ही 0, तो ये हो गया। अब 47 में 4 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 43/90, 43/90, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 43/90। क्वेश्चन 29 को देखते हैं। क्वेश्चन 29 में कहा गया है 2 दशमलव संख्याओं का योग 12.34 है। यदि एक संख्या दूसरी से कितनी बड़ी है? 3.46 बड़ी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे? 12.34 में क्या घटाएँगे? 3.46 को घटा देंगे, 3.46 को, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये तो 14 हो जाएगा, है ना? 14 में 6 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 8, ये क्या हो जाएगा? 2 इधर से हासिल ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? 12 में 4 गया तो 8, ये हो जाएगा 11, क्या बन जाएगा ये? 11, 11 में 3 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 8, यानी कि 8.88। अब इस 8.88 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा? 4.44, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4.44। देखिए क्वेश्चन 30 को समझते हैं। दशमलव स्थानीय मान में 10वें 10th स्थान का क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु के 10 बराबर भागों में एक, बिल्कुल सत्य है। किसी वस्तु को 10 से गुणा करना, नहीं। 10वां भाग जो सैकड़े, ये भी नहीं। दशमलव के बाईं ओर का पहला स्थान, ये भी नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है? क्वेश्चन 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।